वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 126 लगाते हैं। आज डेट हो गई है 6 जुलाई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में 26 तक पूछे जाते हैं और कभी कभी तो 31 तक पूछे हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल क्षार सूचक के रूप में जाने जाते हैं। कौन है जो इनमें अम्ल क्षार सूचक के रूप में जाना जाता है। वैसे तो लिटमस पेपर है, लेकिन लिटमस पेपर की तरह इनमें से कोई और भी कार्य करता है। हल्दी, मेथिल ऑरेंज हाइड्रेंजिया, लाल पत्ता गोभी और सेब। कौन कौन से हैं इनमें जो अम्ल क्षार सूचक के रूप में जाने जाते हैं। हल्दी है एक, तो मेथिल ऑरेंज भी है, सेब नहीं है, और लाल पत्ता गोभी भी है, और हाइड्रेंजिया भी है। तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 4 और 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। 5 नहीं है। तो देखिए, अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है, और मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थेलिन का प्रयोग भी अम्ल क्षार जांच के लिए किया जाता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया और पेट्रीनिया और जेरानियम आदि जो है अम्ल क्षार सूचक को सूचित करते हैं, अम्ल एवं क्षार को सूचित करते हैं। सेब इसमें शामिल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। एड्स, रेबीज, टिटेनस, हैजा और हेपेटाइटिस बी। एड्स वायरस है, रेबीज वायरस है, टिटेनस बैक्टीरिया है, हैजा बैक्टीरिया है। बताइए इनमें से कौन कौन जो व्यक्ति है, अगर कोई इस रोग से पीड़ित है, इनमें से किस रोग से पीड़ित हो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। एड्स से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, और टिटनेस से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस बी या सी से पीड़ित भी व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता कोलेरा यानी हैजा से पीड़ित भी, और नहीं कर सकता रेबीज से पीड़ित भी। तो सारे के सारे हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो देखिए, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, टिटनेस, हैजा से संक्रमित हैं या जिनकी इन रोगों के कारण मृत्यु हो चुकी है, वो नेत्रदान नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट, क्या ट्रांसप्लांट किया जाता है नेत्रदान में, रेटिना या कॉर्निया? जरा कमेंट करके बताइएगा, कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भूकंपीय आपदा के प्रकोपों में निम्नलिखित में से कौन से कारक सम्मिलित हैं। धरातलीय विस्थापना और धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण और पंख स्खलन। कौन कौन से इनमें भूकंपीय आपदा के प्रकोपों में शामिल। देखिए, धरातलीय विस्थापना भी है, और धरातलीय विसंगति भी है, पंख स्खलन भी है, और मृदा द्रवण भी है। तो सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जन धन की हानि होती है। भूकंप आपदा के प्रकोपों में भूमि का हिलना, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, बांध एवं तटबंध का टूटना, आग लगना, इमारतों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी आना आदि इसमें शामिल हैं। मृदा द्रवण से तात्पर्य मृदा की इमारतों के भार को सहन करने की शक्ति का समाप्त होना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहा जाता है इसको, और इसमें UNFCCC नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। विश्व पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहा जाता है, में UNFCCC नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, ब्लू कार्बन पहल जो है वैश्विक रूप से जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु तटीय पारितंत्र के संरक्षण एवं पुनरुद्धार पर केंद्रित है। ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत 2001 में हुई थी। देखिए, 2001 में नहीं हुई थी, कुछ ज़्यादा पीछे हो गया है, 10 वर्ष पीछे हो गया। 2011 में हुई थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो ब्लू कार्बन पहल की जो शुरुआत हुई थी 2011 में हुई थी। कब, 2011 में। और यह जो पहल है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाती है, और यह तटीय पारितंत्रों की कार्बन अधिग्रहण एवं कैप्चर क्षमता को बढ़ाने हेतु संरक्षण एवं प्रबंधन
उपकरणों का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अक्सर होने वाली भूस्खलन की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लैंडस्लाइड। देखिए, भूस्खलन की क्रिया केवल विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय, केवल लगा दिया है, ध्यान दीजिएगा, केवल विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय तथा परतदार सैलों एवं असंगठित पदार्थों से निर्मित पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और भूस्खलन की घटना वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में नहीं होती। देखिए, पहली बात तो भूस्खलन की घटना अधिकतर जो है विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय तथा परतदार सैलों एवं असंगठित पदार्थों से निर्मित पहाड़ी क्षेत्र में होती है। मतलब अधिकतर होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लगा दिया, वर्ड गलत कर दिया स्टेटमेंट। और वेस्टर्न घाट में भी भूस्खलन होता है, भले ही हिमालय क्षेत्र की तुलना में कम होता हो, लेकिन होता तो है। गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, भूस्खलन की क्रिया पश्चिमी घाट में भी घटित होती है, परंतु यह हिमालय क्षेत्र में जो है अधिक होती है। वेस्टर्न घाट में हिमालय क्षेत्र की तुलना में कम होती है, लेकिन होती है। भूस्खलन की क्रिया अधिकांशतः विवर्तनिक अधिकांशतः, केवल नहीं, अधिकांशतः विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय तथा परतदार सैलों एवं असंगठित पदार्थों से निर्मित पहाड़ी क्षेत्रों में घटित होती है, परंतु यह विवर्तनिक रूप से स्थिर तथा कठोर सैलों वाले क्षेत्रों में भी घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया तथा उसके कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए, मृदा निर्माण सबसे पहले अपरदन पर निर्भर करता है। अपरदन एवं निक्षेपण मृदा निर्माण का मूल निवेश है। ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित जैविक अम्ल मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि मृदा का निर्माण जो है ना सबसे पहले अपक्षय पर निर्भर करेगा, अपरदन पर थोड़ी निर्भर करेगा। तो केवल 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है, अपरदन पर नहीं। अपक्षय से ही वह पदार्थ प्राप्त होता है जिसके निक्षेपण तथा उसमें कोई अन्य लाइकेन आदि के उपनिवेश के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। अतः अपक्षयी प्रवार मृदा निर्माण का मूल निवेश है, न कि अपरदन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में फाइटोट्रॉन क्या है? क्या होता है फाइटोट्रॉन? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की गति तीव्र करने के लिए, उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। फाइटोट्रॉन, तो फाइटो मतलब पौधे की बात हो रही है, ए होना चाहिए इसका आंसर, सी हो गया, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाना। तो चलिए, इसका उत्तर तो सी है। फाइटोट्रॉन एक चैम्बर होता है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाया जा सकता है। हाँ, पौधों की बात तो ए में भी है, सी में भी है, तो ए गलत है। फाइटोट्रॉन क्या है? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाना। तो देखिए, फाइटोट्रॉन एक चैम्बर होता है, क्या होता है? एक चैम्बर होता है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, फर्न जो होते हैं ना, फर्न आर्सेनिक को अवशोषित करते हैं और हाइड्रेजिया एल्युमिनियम को मृदा से दूर करता है। देखिए, बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका उत्तर सी है। तो फर्न हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, ब्राह्मी आदि जो है वो जैवोपचार की भूमिका निभाते हैं और फर्न आर्सेनिक का अवशोषण करता है। हाइड्रेजिया एल्युमिनियम को मृदा से हटाने में सहायक होता है और ब्राह्मी सीसा, मरकरी, कैडमियम एवं क्रोमियम को आर्द्र भूमि तथा दलदल से दूर, ब्राह्मी जो है वो सीसा, मरकरी, कैडमियम एवं क्रोमियम को आर्द्र भूमि तथा दलदल से दूर करता है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। टार्सल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। जो पीयूष ग्रंथि है ना, वो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जो टार्सल ग्रंथि है एक बहिस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है। बाकी पहला वाला करेक्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य है? केवल एक ही सत्य है। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। टार्सल ग्रंथि जो है एक बहिस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ई फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है ई फ्लो के द्वारा?
महानगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ई अपशिष्ट को, वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों को, या फिर विभिन्न नदियों के औसत नदी प्रवाह का न्यूनतम जल प्रवाह। देखिए बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ सकता है, उसको इग्नोर करिएगा। कुछ निर्माण कार्य हो रहा है यहाँ कुछ समीप में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। ई फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या? विभिन्न नदियों के औसत नदी प्रवाह का न्यूनतम जल प्रवाह। तो विभिन्न नदियों के औसत नदी प्रवाह का न्यूनतम जल प्रवाह जो है ई फ्लो के जरिए निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कैल्प वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कैल्प वन जो होते हैं संपूर्ण विश्व के महासागरों के छिछले एवं खुले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्त दोनों पर फैले हुए हैं। देखिए पहली बात तो जो कैल्प वन है वो संपूर्ण विश्व के महासागर के छिछले एवं खुले तटीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मतलब उष्ण कटिबंध में नहीं होते, शीतोष्ण कटिबंध में होते हैं ये। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। तो देखिए कैल्प जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक, सुंदर व प्रचुर मात्रा में प्रजातियों से भरपूर पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। यह विश्व के शीत एवं शीतोष्ण महासागर के छिछले एवं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध में नहीं, शीत और शीतोष्ण में। यह आर्कटिक एवं अंटार्कटिक दोनों वृत्तों पर फैले हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों ठंडे हैं। ये वन केवल वहीं तक सीमित हैं जहां तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो इतना टेम्परेचर इंडिया में कब रहता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब शीत हो गया ना, ठंडा, शीत शीतोष्ण। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? गर्म मरुस्थलीय पौधे शुष्क मृदा तथा उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, इफीमेरल कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। गर्म मरुस्थलीय पौधे हैं तो शुष्क मृदा और उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होंगे। और जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, इफीमेरल कहलाते हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? हाइड्रिला पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भिद का उदाहरण है, जल में डूबा रहता है। जलकुंभी में फूले हुए पर्णवृत्त की उपस्थिति से पौधे जल की सतह पर तैरते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता या करती? इनमें से मीथेन, CH4 तो इतनी बार बताया है, ये तो ग्रीन हाउस गैस है तो करेगी। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है, नहीं करती है तो नहीं करती है। बाकी ग्रीन हाउस गैस सभी को पता होंगी, CH4 है, CO2 है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो 15 प्रश्न थे ये विज्ञान के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें।